खाने बड़े अच्छे बनाती है। तो अच्छा। उस एक दिन में, उस एक दिन और अगले दिन सुबह तक उसने खाने बहुत अच्छे बनाए। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये इस गम की हालत में, दुख की हालत में। अच्छा। तो अब वो उसमें मेहमान भी खड़े होते हैं और वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो जो केक काटने के वक्त उसकी बीवी, वो हैरान होते हैं कि आज मैंने उसे बड़ा कीमती सा गिफ्ट दिया बीवी को, लेकिन बीवी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। वो एक नायाब चीज़ थी मेरी बीवी, कि उसने एक ऐसी मोहब्बत की मुझसे जिसकी मुझे भी खबर ना हुई, जबकि वो उसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से लाखों दर्जे ज्यादा थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी गुज़िश्ता हमारी पॉडकास्ट रही हैं, दीन से रिलेटेड रही हैं। आसिम खान साहब हमारे स्टूडियो में आते थे, अपनी राय पेश करते थे, जैसे तलाक के बारे में, बिदअत के बारे में। तो आज जो आसिम खान साहब हमारे लिए लेके आए हैं वो एक स्टोरी है जो बयान करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। चले माशाल्लाह। और सब ठीक ठाक? खैरियत? घर में सब कैसे हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल। चले माशाल्लाह। जी खान साहब, आज हमारे जो अवाम के लिए आप कौन सी स्टोरी लेके आए हैं जिससे जो है वो उनको इंटरटेन हो? वो जी वो एक्चुअली यार, आज जरा थोड़ा सा मैं चाहता था कि एक ऐसी हमारा प्रोग्राम हो लाइटर मूड में थोड़ा हाँ जी। सा, और इसमें जरा थोड़ी सी बात, एक दिलचस्प सी एक कहानी है जो तकरीबन कोई 30-35 साल पहले एक बार पढ़ी थी और बड़ी पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि पूरी हिफ्ज हो गई मुझे। अच्छा। वो तकरीबन अल्फाजों के साथ भी वो सारी याद हो गई, तो पसंद आई मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो हमारे मुख्तलिफ इंसानी रवैये हैं माशरे में, तो उनसे भी कुछ जरा जी रिलेट होती है, जिस चीज़ के बारे में हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कि भी माशरे में इस्लाह के हवाले से, और लोगों में जो दीन में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, लोग जिन पर अमल नहीं करते या जैसा करते, तो उसी हवाले से जरा एक लाइटर मूड में अच्छा कहानी है, तो वो आपसे आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। तो बात ये है कि ये स्टोरी है, एक शायर है वो, और वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं एक घर में। तो होता ये है कि उनके साथ एक मसहब है कि उनकी औलाद नहीं हो पाती। वो तकरीबन कोई शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन औलाद नहीं होती उनकी। अब होता ये है कि अब उसकी जो मकसद है कि जो इस कहानी का जो हीरो है, जो शायर साहब हैं, वो उनकी फैमिली की तरफ से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है जी कि तुम शादी करो। माफ़ कीजिएगा। तो उन पर बहुत दबाव होता है कि तुम दूसरी शादी करो औलाद के लिए, जो हमारे एक माजरे में एक बड़ी एक चीज़ है कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम कई लोगों को औलाद देकर आजमाते हैं और कईयों को ना देकर आजमाते हैं, और कईयों को औलाद में बेटी और बेटा दोनों, किसी को अकेले बेटे देते हैं और किसी को बेटियां देते हैं, और किसी को बिल्कुल ना देकर आजमाते हैं। ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। तो बहरहाल उसकी फैमिली की तरफ से, उसका लड़का जो हीरो है, उसकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि जी कि आप शादी दूसरी कर लो ताकि कोई औलाद का कोई हो सके। अब होता ये कि वो उसकी बीवी भी उसे फिर आखिर कहती है कि भी तुम दूसरी शादी कर लो। अच्छा। बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारी औलाद हो जाए, तुम्हारे माँ बाप की एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। तो अब वो उस प्रेशर के दौरान होता ये है कि आखिरकार जो है ना, मजबूर हो जाता है वो बंदा, के घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, तो आखिरकार वो एक्सेप्ट कर लेता है घर वालों की बात के, ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ और मेरी शादी का इंतज़ाम करें, कोई रिश्ता ढूंढें। वो बहरहाल वो उसके घर वाले उसकी शादी का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो अब ये इसने अगले दिन जाना होता है, तो वो बयान करता है कि मैं महसूस करता था कि मेरी बीवी बज़ाहिर तो खुश नज़र आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे बाद में महसूस हुआ कि वो एक्टिंग कर रही थी एक्चुअली। अच्छा। इसलिए कि मेरी बीवी जो है जब उदास और गमगीन माहौल में होती है तो वो खाने बड़े अच्छे बनाती है।
तो अच्छा। उस एक दिन में, उस एक दिन और अगले दिन सुबह तक उसने खाने बहुत अच्छे बनाए। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये इस गम की हालत में, दुख की हालत में। बहरहाल अब वो अगला दिन आया। अब सुबह जैसे ही वो तैयार हुआ, ट्रेन का टाइम हो रहा था, अब वो घर से निकलने के लिए सामान पैक करके अपना तो घर से निकल रहा था। तो बताता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे एक डोरी बंधी है जो मुझे खींच रही है। जो खाऊं बीवी के दरमियान बड़ा प्यार था, हाँ जी, बड़ी बिल्कुल। मोहब्बत थी, तो उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे पीछे से कोई चीज़ उसे खींच रही है मुसलसल। और वो लेकिन वो मजबूर होकर जा रहा है, और जाते आखिरकार स्टेशन गाड़ी में जाके बैठ गया। अब गाड़ी रवाना होगी, अब वो जा रहा है और वो मुसलसल उसे एक खिंचाव की कैफियत है, और वो सफ़र जारी है। सफ़र करते करते अचानक एक जगह पे जाके ना एक स्टेशन आया। अच्छा, मैं एक बात इसमें थोड़ी सी भूल गया कि एक्चुअली वो जो ये जो शायर है, इसकी कहानी शुरू होती है कि जब वो बूढ़ा था और वो एक दिन किसी ने उसे ख़त लिखा, किसी पब्लिशर ने, कि आप अगर हमें अपनी नज़मों का पूरा मसवदा अगर ढूंढ दें और उसमें जो आपने एक मोहब्बत के मौजू पर जो एक शौरा आफाक नज़म भी लिखी थी वो भी साथ थे, तो हम आपका दीवान छाप देंगे, पूरी बुक छाप देंगे। तो अब वो जाता है तो जाके अपनी पुरानी अलमारी ऊपर घर के होती है, वहाँ जाके वो अलमारी में अपने वो सारी नज़में ढूंढ रहा होता है। तो अचानक एक एनवेलप ऊपर से नीचे गिरता है। अब वो एनवेलप खोल के देखता है तो वो एक मेडिकल रिपोर्ट होती है, और उस मेडिकल रिपोर्ट को वो देख के परेशान हो जाता है। तो अब हम दोबारा फिर वापस अपनी उसी स्टोरी की तरफ आते हैं कि वो अब ट्रेन का सफ़र कर रहा है। तो एक जगह, एक बेअबान से एक गैर मारूफ स्टेशन पे गाड़ी रुकी, किसी सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी, तो वो रुक गई वहाँ। तो ये कहते मैं अचानक ट्रेन से बाहर निकल आया और गैर महसूस तरीके से चलता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया, और बाहर एक छोटी सी झील थी, मैं उसके किनारे पे बैठ गया और सोच रहा था अपने ख्यालात में। मंजिल वही थी उनकी, मंजिल वही थी? मंजिल नहीं, मंजिल तो आगे थी। अच्छा, मंजिल आगे थी जाना वही। था। तो वो कहते हैं कि मैं सोचों में गुम, मुझे एक सेइंग याद आई कि एक कोहिस्तानी कहावत याद आई कि उसमें एक औरत जिसके खामद एक दूसरी औरत के साथ खैमे के अंदर है, और वो औरत जिन नज़रों से उस खैमे के दरवाजे को देख रही है। मुझे एक और बात याद आई कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए गुब्बारा लेकर दिया, और गुब्बारा की कीमत अदा करने से पहले गुब्बारा फट गया, और वो बच्चा और वो माँ वो किन नज़रों से देख रहे थे एक दूसरे की तरफ। या फिर एक और औरत जो कि जिसे इतला दी गई कि आज तुम्हारा बेटा, जो कि जंग में गया था और वहाँ शहीद हो गया था, लेकिन किसी ने कहा आज तुम्हारा बेटा ट्रेन से वापस आ रहा है घर, तो वो ट्रेन को जिन नज़रों से देख रही थी। मैंने जब इन बातों को सोचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं नहीं करता दूसरी शादी। अच्छा। अब उसने अपने घर वालों को वहीं से बैठ के लेटर लिखा कि जी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, चाहे कोई मेरे साथ ताल्लुक़ रखे या ना रखे, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए चाहे औलाद होती है या नहीं होती, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। अच्छा। अब वो वापस वहीं से वो वापसी का सफ़र करता है और घर आ जाता है। अब वो बीवी जो है वो उसे देखकर इतनी खुश होती है, इतना खुशी का इजहार करता है कि कहते कि हमारे शादी के शुरू में भी हमने इतने खुशियों भरे दिन नहीं देखे थे जितने वो उस वाक़े के बाद जितने खुशी के दिन देखे। अच्छा, तो वो अब चंद दिनों के बाद उनकी वो एक मैरिज एनिवर्सरी होती है। अच्छा। तो अब वो उसमें मेहमान भी खड़े होते हैं और वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो जो केक काटने के वक्त उसकी बीवी, वो हैरान होते हैं कि आज मैंने उसे बड़ा कीमती सा गिफ्ट दिया बीवी को, लेकिन बीवी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं हैरान था कि ये आज मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दे रही। तो पता चला जी उसने मेरे हाथ में एक पर्ची दी। अब मैंने वो पर्ची उठाई और उसे खोला तो देखा तो उसे लिखा हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। अच्छा, वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी
नहीं, वो अभी आप जिक्र ना करें ना। अच्छा, उसका, अच्छा, जो अच्छा। बात आपको कर रहा हूँ मैं अच्छा कि अभी ये चीज नाजरीन को अहसास करने में। जी भाई, ये खत्म कर दें ये बात, ये मैं वापस लेता हूँ। तो उन्होंने वो देखा कि असल में इसकी जो क्लाइमेक्स है ना, वहां पे आपको वो मेडिकल रिपोर्ट का अच्छा। वो सही मानों में अच्छा, पता क्लाइमेक्स चला। अभी बाकी है नाजरीन। तो उसने वो पर्ची देखी तो उस पे लिखा हुआ था जी कि आई एम प्रेग्नेंट। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही, मैं तो खुशी से पागल हो गया। बहुत खुशी मनाई मैंने। तो बहरहाल वो जब ये लम्हा गुजरने के बाद कहता है कि फिर मैं अपनी मोहब्बत में इतना सरशार था कि मैंने एक नज़म लिखी एक मोहब्बत के मौजू पे, जो मैंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में वापस आ गया। तो वो जब उसने वो लिखा, नज़म लिखी, तो वो पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई वो नज़म मोहब्बत के मौजू पे। और कहते मैं बड़ा प्राइड फील करता था कि मैं एक मोहब्बत की मैंने इंतहा की है। बहरहाल अब उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बीवी और हमने, हमारे 3 बच्चे हुए, 2 बेटे 1 बेटी, और वो बच्चे फिर माशाल्लाह से जवान हुए, उनकी शादियां हुई। मेरी बीवी ने एक अपनी तबई उम्र पूरी करके फौत हो गई। उसके बाद फिर मैं रिटायर्ड लाइफ अब गुजार रहा था। तो अब जो जहाँ पे जो क्लाइमेक्स है बात का, कि वो जो जाके मेडिकल रिपोर्ट देखते और परेशान हो जाता है, तो मेडिकल रिपोर्ट में जब तारीखों पे गौर करता है और जाके फिर तस्दीक करता है कि मैं लाहौर, मैं कब गया था, अपने घर जा रहा था, तो जब उन तारीखों को मैच किया तो पता चला कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो उसका दूसरी शादी के लिए जाने से पहले की थी। अच्छा, यानी कि इंतहा देखें कि औरत ने, उसने नहीं किया उसको डिस्क्लोज कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, वो पहले की थी। जी हाँ, वो पहले की थी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट पहले की थी और उसने वो बात अपने शौहर से छुपाई थी कि भी दूसरी शादी क्यों। वो अपने शौहर से गैर मशरूत मोहब्बत चाहती थी। उसने उससे जो मोहब्बत का इजहार किया, जो उसे खुशी हुई बीवी को, वो इस बात पे। और ये शायर साहब कहते हैं कि मैंने जब वो ये चीज रियलाइज की, कहते हैं रो रो के बुरा हाल हो गया कि मैं तो फख्र करता रहा कि मेरी मोहब्बत तो कमाल की है, मैंने तो क्या कारनामा अंजाम दिया, लेकिन शी इज अ स्पेशल थिंग। वो एक नायाब चीज थी मेरी बीवी, कि उसने एक ऐसी मोहब्बत की मुझसे जिसकी मुझे भी खबर ना हुई, जबकि वो उसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से लाखों दर्जे ज्यादा थी। तो ये बात सारी, ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो बहरहाल इसमें जो मॉरल है, जो हम इसमें जो चीज, कि यकीन करें कि अगर आप अल्लाह की तरफ लौटना चाहते हैं ना, तो याद रखें गैर मशरूत अल्लाह की तरफ लौटें। बिल्कुल। फिर इसका मजा उठा के देखें, फिर इसका मजा उठा कर देखें कि यानी कि जो आपको एक बात बताऊं कि आप सल्लम पूरी रात इबादत किया करते। हाँ जी, पूरी रात इबादत किया करते थे, और आप सल्लम के पांव सूज जाते थे। इतना पांव पे दबाव आ जाता था सारा सारी रात खड़े रहने की वजह से, तो पांव सूज जाते थे। तो सहाबा कराम ने एक बार अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? इबादत तो हम जैसों की जरूरत है, कि हम गुनाहगारों को जरूरत है कि हम करें इबादत, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे ऊपर इतनी अपनी नेमतें दी, मुझे इतना सरफराज फरमाया, तो क्या मैं उसका शुक्र अदा ना करूं? तो फिर कभी मेरी नाजरीन से दरख्वास्त है कि कभी शुक्र वाली इबादत करके देखें, जिसमें आप शुक्र अदा करें अल्लाह का, और दिल में शुक्र वाली कैफियत लेके नमाज अदा करें। उस नमाज का मजा तो उठा के देखें। बिल्कुल, उसका तो मजा ही अलग होगा, उसका मजा ही आपका अलग होगा। आमतौर पे लोग नमाज पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग वो भी पढ़नी चाहिए अगर किसी को ये जज्बात नहीं पैदा होते, फर्ज एक अपने ऊपर कंपल्शन समझ के या फिर फर्ज समझ के एक चीज करते हैं। वो एक इंग्लिश का एक मुहावरा पढ़ा था कि बी ऑनेस्ट विदाउट अ थॉट ऑफ हेवन और हेल,
कि ईमानदार हो जाओ, ये दोज़ख जन्नत का सोचे बगैर ईमानदार हो जाओ। यानी कि नमाज पढ़ो, ये जन्नत दोज़ख और ये सब चीजों से निकल के अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी नेमत, कितनी बड़ी नेमत, कुरान और हदीस का अगर आप मुताले करें तो मुसलमानों को अल्लाह ने एक मुकम्मल तरीक़ाकार दिया जिंदगी गुजारने का, जिससे आपका मुआशरा, मैं कहता हूँ जन्नत बन जाए, यही दुनिया जन्नत आपकी बन जाए अगर पूरे मुसलमान सब इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे। यकीन करें ये पूरी दुनिया जन्नत बन जाए। यानी कि इस हद तक के हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, ये खुलफाए राशिदीन के बाद ये कुछ ज़कात में भी लोग जरा थोड़ी सी हेर फेर कर देते थे, कुछ करने लगे। तो आप यकीन करें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को आमतौर पे कई मुफस्सिरीन जो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर को भी खुलफाए राशिदीन, खिलाफत राशिदा का हिस्सा समझते हैं। तो वो कहते हैं कि जब उनके दौर में दोबारा बिल्कुल वही दौर आया जो खिलाफत राशिदा वाला दौर था, वही माहौल बन गया, तो लोग ज़कात हाथों में लेके गलियों में फिर रहे होते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। अच्छा, देखें क्या दौर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में लोग अगर ज़कात, पूरे जो अहले सरबत हैं, जो ज़कात देने के अहल लोग हैं, अगर वो सब लोग अगर ईमानदारी से ज़कात अदा करने लग जाए, पाकिस्तान में आपको एक बंदा भी कोई गरीब आदमी नजर नहीं आएगा। हर आदमी ज़कात देने वालों में आ जाएगा, ज़कात लेने वालों में से आपको बंदा ही नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 40 करता है। 2 साल लोग अपनी ज़कात पूरी अदा करें, उसके बाद नताइज आप देख लो कि पाकिस्तान में क्या नताइज आएंगे। बड़ी बात की है खान साहब आपने आज, ज़बरदस्त। मैं तो लाजवाब हो गया। वैसे कहानी जो थी वो एक अफसरदा साइड में भी चली गई थी कि एक शोहर है, मतलब कि उसने कितनी वफा की अपनी बीवी के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त खान साहब ने आज कहानी बताई है हमें। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह जो है हम आपके साथ ताउन रखेंगे। तो आज की जो है प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ। ये नाज़रीन अपना ख्याल रखेगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।